Hello everyone and welcome back to SK Manake sir. We are back again with another video and again मैंने सिंस एक कम्युनिटी पोल किया था जिसमें आई आस्क्ड अबाउट एंट्रोपी. बेसिकली एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एज बीन स्टेट करता है कि एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की एक कोई भी प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होने के बाद या तो इंक्रीज करती है या फिर कांस्टेंट रहती है एंड इट वाज बेसिकली कि इट ऑलवेज इंक्रीजेस, it either increases or remains constant या फिर it always remains constant. एंड हम सब जानते हैं ज्यादातर वर्ड्स ऑब्वियसली आएंगे कि it either increases or remains constant एंड इंडीड ये करेक्ट आंसर भी है. लेकिन बहुत बार ऐसी कंफ्यूजन हो जाती है कि अगर एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है तो ये एक्स्ट्रा एंट्रोपी आती कैसे है. जैसे हम लोग जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम या फिर एनर्जी जैसी कुछ क्वांटिटीज होती है फिजिक्स में जो कि हमेशा कंजर्व्ड रहती है पूरे सिस्टम के लिए. दे आर ऑलवेज गोना बी कंजर्व्ड. एंट्रोपी कैसे आती है? तो अगर आप कंसिडर करते हो एंट्रोपी इज समहाउ, एंट्रोपी एंड एनर्जी ऑब्वियसली समहाउ रिलेटेड है क्योंकि एंट्रोपी हीट से डिफाइंड होती है, टेम्परेचर से डिफाइंड होती है, लेकिन ये कंप्लीटली आइडेंटिकल भी नहीं है. देयर आर दो फ्यू डिफरेंसेस एंड ऑब्वियसली द मोस्ट कॉमन डिफरेंस हम लोग जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी किसी भी सिस्टम में हमेशा कांस्टेंट होगी एंड एंट्रोपी बेसिकली द चेंज इन एंट्रोपी या तो पॉजिटिव होगा या फिर इक्वल टू जीरो होगा. मतलब एनर्जी या तो एंट्रोपी या तो इंक्रीज करेगी या फिर ये कांस्टेंट रहेगी, कभी डिक्रीज नहीं करेगी. तो अगर आप यहाँ पे बेसिकली देखते हो एंट्रोपी एग्जैक्टली में होती क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि एंट्रोपी होती क्या है. मान लो मैंने कोई भी गैस लिया है एंड देन आई हैव पुट इट इन दिस कंटेनर. मैंने यहाँ पे अटैच किया एक पिस्टन एंड व्हाट आई बेसिकली डू इज, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं मैं क्या करने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू प्रेस इट. यहाँ पे सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वी प्रेस इट. हम लोगों ने बेसिकली एक वर्क किया है, मैंने यहाँ से कुछ फोर्स एक्सर्ट किया. सो आई हैव डन वर्क ऑन द गैस या फिर पिस्टन ने गैस पे वर्क किया है. जैसे कंप्रेस होगा एंड यहाँ पे आएगा, जैसे कंप्रेस होके बेसिकली यहाँ पे आएगा, हमें पता है वी हैव सर्टेनली डन सम अमाउंट ऑफ वर्क. ये वर्क कहाँ गया? मैकेनिकल वर्क है. मैकेनिकल वर्क हमेशा क्या करते हैं, किसी काइंड की एनर्जी में कन्वर्ट होता है. यहाँ पे किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है? ऑब्वियसली हमें पता है जैसे मैंने प्रेस किया ये जो भी मॉलिक्यूल्स हैं इनको हायर काइनेटिक एनर्जी फॉर देयर थर्मोडायनेमिक मोशन मिलती है एंड विद दिस हायर काइनेटिक एनर्जी दे बाउंस बैक एंड फोर्थ इवन फास्टर. तो एक वर्क करने के बाद ऑन द मॉलिक्यूल्स से मैं कह देता हूँ बाय द पिस्टन, बेसिकली क्या हुआ, ये वर्क कन्वर्ट हो गया इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स. अगर मैंने इसका एंड इसका सम लिया इनिशियल एंड फाइनल, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, जस्ट बेसिक एनर्जी कंजर्वेशन. एक और एग्जांपल लेते हैं, एक थोड़ा मैकेनिक्स वाला एग्जांपल विच आई ऑलवेज लाइक टू कंसिडर क्योंकि दिस एक्सप्लेन्स थिंग्स वेरी नाइसली. एक ब्लॉक है, ऑब्वियसली वेलोसिटी v नॉट से मूव कर रहा है, वेक्टर v नॉट यहाँ पे वेलोसिटी है. एट ग्राउंड यू हैव फ्रिक्शन, ग्राउंड पे फ्रिक्शन है, ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं ग्राउंड इस पे वर्क करेगा. कुछ डिस्टेंस d ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे वेक्टर d डिस्प्लेसमेंट है, ये ऑब्जेक्ट बेसिकली रेस्ट पे आ जाएगा. ग्राउंड ने इस पे कितना वर्क किया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, j इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हमें पता है कि म्यू जी डी, इनफैक्ट माइनस म्यू जी डी इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन. इतना वर्क करने के बाद आप जानते हो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी. ये वर्क होता किस लिए? ये वर्क होता है इसकी काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए एंड ग्राउंड इसकी काइनेटिक एनर्जी ले लेता है. इससे बेसिकली क्या होता है, ग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट, ये जो मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में, इन्हीं काइनेटिक एनर्जी मिलती है. आपको ये समझना है कि जब भी वर्क होगा सो वॉट एवर काइनेटिक एनर्जी आपको लॉस दिख रहा है, एक्चुअल में वर्क प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा फॉर एंटायर सिस्टम. ये जो काइनेटिक एनर्जी जाती है क्योंकि वर्क बेसिकली होगा, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगा, लेकिन वर्क दिख तो नहीं रहा है कि वर्क इज बेसिकली स्टोर्ड समवेयर. ये जाता कहाँ है कि ये इनकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में बेसिकली जाता है, जिसे इंटरनल एनर्जी भी कह सकते हैं. दो इंटरनल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. डिफरेंस ये है कि इंटरनल एनर्जी इज द माइक्रोस्कोपिक लेवल की काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द मेन डिफरेंस. तो इसमें जब ये बेसिकली जाएगा, हमें पता है कि ये यहाँ पे रेस्ट पे आ गया,
इसके मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा इंटरनल या फिर थर्मल या काइनेटिक एनर्जी है। तो व्हेन यू लुक एट दैट स्पेसिफिकली इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, आपको पता है जैसे इनके पास हायर काइनेटिक एनर्जी है, ये और ज्यादा डिसऑर्डर्ड स्टेट में आ जाते हैं। जब ये ज्यादा डिसऑर्डर्ड स्टेट में आ जाते हैं तो यहाँ पे इनकी एंट्रोपी बेसिकली इंक्रीज करती है। द रीजन एंट्रोपी इंक्रीज करती है यहाँ पे, क्योंकि एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की सिर्फ डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है। दैट इज द थिंग। एंट्रोपी कंप्लीटली डजंट रिप्रेजेंट अ सिस्टम, वो ये रिप्रेजेंट करेगी कि वो सिस्टम कितना डिसऑर्डर्ड है। एंड डिसऑर्डर को इंप्रूव करना, एक्चुअल में इंक्रीज करना इज डेफिनेटली पॉसिबल। एनर्जी सिर्फ डिसऑर्डर को कंसिडर नहीं करती, यहाँ पे डिसऑर्डर इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू इट। एनर्जी इससे रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ज्यादा डिसऑर्डर्ड है, यहाँ पे कम डिसऑर्डर्ड है। तो दिस डिसऑर्डर इज एक्चुअली रिलेटेड टू द इंटरनल या फिर थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एंट्रोपी सिर्फ इंटरनल एनर्जी से यहाँ पे कनेक्टेड होगी, whereas एनर्जी एज अ होल, इसीलिए टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, लेकिन एंट्रोपी इस टोटल एनर्जी के एक पार्ट पे डिपेंड करती है। सो दैट इज बेसिकली व्हाट हैपेंस। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, एक कॉलिजन वाले केस में दो बॉडीज कोलाइड करते हैं, यहाँ पे अगर आप P1 एंड P2 देखते हो, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट एंड मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी, ये चेंज हो सकता है, लेकिन P1 प्लस P2 अगर ये मेरा इंटरनल पूरा सिस्टम है एंड फिर यहाँ पे बेसिकली कोई कॉलिजन हो रहा है इन दोनों बॉडीज के बीच, देन आप देखोगे ये P1 प्लस P2 कांस्टेंट होगा, ये टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होता है, लेकिन इंडिविजुअल मोमेंटम तो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो एनर्जी एंड एंट्रोपी के बीच मेन डिफरेंस यही है कि एनर्जी में तो बहुत सारी एनर्जी आ सकती है। इस पर्टिकुलर केस में आप देखते हो पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है अगर ये बॉडी डिफॉर्म हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी नहीं कंसिडर करने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्रोस्कोपिक बॉडी या फिर एंटायर बॉडी में लिख देता हूँ, पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। थर्मल या फिर इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली टेम्परेचर से रिलेटेड होता है एंड दैट इज ऑफ कोर्स इनके डिसऑर्डर से रिलेटेड होता है। अब इससे ये डिसऑर्डर इस एनर्जी का बेसिकली एक अगर आप कंसिडर करते हो एंट्रोपी विच इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर इन द सिस्टम, तो ऑब्वियसली ये स्पेसिफिकली चेंज हो सकता है। लेकिन जब आप इसको इस पर्टिकुलर थिंग या फिर जितनी भी काइंड की एनर्जीज इस पर्टिकुलर सिस्टम में उससे ऐड करते हो, देन द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए एंट्रोपी अगर आप देखते हो किसी भी सिस्टम में कंजर्व्ड नहीं होती है। एंट्रोपी ऑफ द टोटल यूनिवर्स आप बात करते हो, क्या ये कंजर्व हो सकती है? सर एनर्जी ऑफ टोटल यूनिवर्स, मोमेंटम ऑफ टोटल यूनिवर्स ऑब्वियसली कंजर्व होते हैं, लेकिन एंट्रोपी ऑफ टोटल यूनिवर्स भी कांस्टेंट नहीं होती है। एज आई हैव सेड कि एंट्रोपी एनर्जी बेसिकली एक ही काइंड की, दैट इज थर्मल या फिर इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड करती है, जो चेंज हो सकती है, दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकती है। अगर आपके पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, इन दिस केस एंट्रोपी बेसिकली चेंज इन एंट्रोपी जीरो होता है। एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इन दिस केस अगर आप देखते हो चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी डिक्रीज नहीं करेगी। सो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस। टोटल यूनिवर्स की भी एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है। ये टोटल यूनिवर्स की एंट्रोपी कब तक इंक्रीज करेगी? जब तक सारी बॉडीज के पास सेम इंटरनल एनर्जी, सेम टेम्परेचर नहीं हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली हमें पता है कि सारी बॉडीज के पास सेम इंटरनल एनर्जी एंड सेम टेम्परेचर नहीं होने वाले इन एनी टाइम सून। तो एनी टाइम सून हमें पता है ये एंट्रोपी का चेंज रुकने नहीं वाला है। आप कोई भी प्रोसेस करो, कोई भी आपके पास स्पॉन्टेनियस नेचुरल प्रोसेस हो, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो, उसके साथ पूरे यूनिवर्स की एट ईच एंड एवरी मोमेंट एज वी आर इवन स्पीकिंग, एज वी आर टॉकिंग, बहुत सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहे हैं एंड इसलिए एज वी टॉक इस यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज करती है। इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट होता है एरो ऑफ टाइम का। अब टाइम की जो एरो है, जैसा हम लोग जानते हैं टाइम ऑलवेज प्रोसीड्स इन द वेरी सेम डायरेक्शन, इसको तीन पार्ट में एक्चुअल में डिफाइन किया जाता है। साइकोलॉजिकल, तो बेसिकली साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम, then you have cosmological arrow of time and then you have the thermodynamic arrow of time. Psychological जैसे in the general sense
टाइम ऑलवेज प्रोसीड्स फॉरवर्ड। कॉस्मोलॉजिकल इन द सेंस यूनिवर्स हमेशा एक्सपांड करता है, तो उससे जो एरो ऑफ टाइम डिफाइन हो सकती है। थर्मोडायनेमिक, ये एरो ऑफ टाइम ही ऐसे डिफाइंड है कि जिस एरो ऑफ टाइम में एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है। रिवर्सिंग दिस एरो ऑफ टाइम मींस ऑब्वियसली एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, स्टॉपिंग इट एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट या फिर कंजर्व रहेगी। लेकिन हमें पता है टाइम ऑलवेज प्रोसीड्स इन द सेम डायरेक्शन, ये एरो ऑफ टाइम उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी एंड एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती रहेगी। दैट वाज माय टुडेज एनालिसिस ओवर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।